नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, रीट मेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए और साथ ही पशु परिचर की जो भर्ती है इसके लिए या अन्य कोई जो भी भर्तियां जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके लिए हमने राजस्थान के भूगोल की डिटेल क्लास से शुरू की है। और आज की ये जो क्लास है सेकंड नंबर की क्लास है। इसके पहले मैंने राजस्थान से संबंधित जो नवीन राजस्थान हैं, जो नए संभाग बने हैं, नए जिले बने हैं, उनके अनुसार इसकी फर्स्ट क्लास मैंने 2 दिन पहले अपलोड की थी और आज से आपको रेगुलर क्लासेज राजस्थान के भूगोल की देखने को मिलेगी। बिल्कुल डिटेल से हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप तैयारी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो तो निश्चित रूप से बिल्कुल पूरा कोर्स करवाया जाएगा। साथियों, एक बार तो राजस्थान का भूगोल हम पूरा पढ़ेंगे, फिर राजस्थान की कला संस्कृति को पूरा पढ़ेंगे और फिर राजस्थान का जो इतिहास है इसके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। नवीन जिलों के अनुसार ये सारी चीज़ें हम आपको बिल्कुल निःशुल्क इस YouTube चैनल पर पढ़ाने वाले हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लगातार जुड़कर रहिएगा। शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। देखिएगा, कल का जो वीडियो था उसमें कल क्या 2 दिन पहले का जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि भाई राजस्थान में जिलों की संख्या पहले 33 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी, 50 कर दी गई और बाद में 3 जिलों की और घोषणा की गई थी। किंतु वर्तमान में अगर देखें तो उनका नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए जिले 53 और 50 दोनों में अभी तक कंफ्यूजन ही बना हुआ है। किंतु जो 50 जिले हैं यहाँ से हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। देखो, कुछ विशेष तथ्यों को देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, चीज़ों को पढ़ने से पहले बिल्कुल जीरो से हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो कुछ विशेष तथ्य देखेंगे साथियों। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बाद से ये वीडियो चालू हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये जो पतंगाकार जो राजस्थान है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, ये कोई चेंजेस नहीं आया है भाई। क्षेत्रफल वो पहले के जैसा ही है। जिलों की संख्या बढ़ाकर ज़्यादा कर दी, संभागों की संख्या बढ़ाकर ज़्यादा कर दी, किंतु इसके क्षेत्रफल में कोई चेंजेस नहीं आया है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल वही है, लंबाई चौड़ाई भी वही रहेगी जो पहले थी। बिल्कुल आपके अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई के बारे में, तो ये आपके पूर्व से लेकर के और पश्चिम की जो चौड़ाई है यह है आपके 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है यह है आपके 826 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम की तो चौड़ाई आपके कितनी हुई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई ये हुई आपके 826 किलोमीटर। एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे बिल्कुल डिटेल से आपको चीजें पढ़ाई जाएगी। अब एक चीज आपसे यहाँ ये भी पूछी जा सकती है कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कितना अंतर है। तो अंतर निकालने के लिए अपन आसानी से किस अंतर निकाल सकते हैं कि भाई 869 में से 826 यदि कम कर लेंगे तो इनका जो अंतर है वो निकल जाएगा, लंबाई चौड़ाई का जो अंतर है वो निकल जाएगा। कितना आएगा साथियों, 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर का अंतर है यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई में और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है इनके किलोमीटर में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। ये बेसिक चीजें हैं। जो कुछ विशेष तथ्य है उनको आपको एक बार रिपीट करना पड़ेगा, उन चीजों को आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे एक ऐसे जिले के बारे में, चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में। चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जिला बना हुआ है साथियों राजस्थान में जिसकी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः दूसरे स्थान से शुरू होती है। तो देखो, चित्तौड़गढ़ जो है आपके राजस्थान के कौन से हिस्से में पड़ता है, दक्षिणी हिस्से में पड़ता है साथियों। और जैसे मान लीजिए कि भाई ये जो चित्तौड़गढ़ जिला है, तो चित्तौड़गढ़ की सीमा समाप्त हो रही है और वापिस उसके बाद में फिर चित्तौड़गढ़ जिले की जो सीमा है वो शुरू हो रही है। तो इस वजह से इस जिले को, कौन से जिले को, चित्तौड़गढ़ जिले को खंडित जिला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि बीच में गैप है, किसमें, चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा में। आगे हम देखें, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सबसे पहले सूर्यास्त धौलपुर जिले में होता है। अब आप सभी को पता होगा कि राजस्थान का भाई सूर्य किधर से उदय होता है, पूर्व दिशा से। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, आपके धौलपुर जिला है साथियों।
तो सबसे पहले उदय भी कहां पर होगा? धौलपुर जिले में ही होगा। और जहां सबसे पहले उदय होगा वहीं तो सबसे पहले सूर्यास्त होगा, तो सूर्यास्त भी सबसे पहले धौलपुर जिले में ही होता है और सूर्योदय भी सबसे पहले धौलपुर जिले में ही होता है। क्यों? क्योंकि जो धौलपुर जिला है ये राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है और राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जिला है, सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में होता है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है आपके? जैसलमेर जिला। तो सबसे बाद में सूर्यास्त राजस्थान में होता है जैसलमेर में, और सूर्योदय भी सबसे बाद में कहाँ होता है? जैसलमेर में। मतलब चीजों को समझोगे तो आसानी से चीजें याद होने लग जाएगा आपको। जैसे यहाँ देखिए, ये आपके राजस्थान का मैप, यह है आपके जैसलमेर जिला और यह है आपके धौलपुर जिला। अगर हम बात करें सूर्योदय की तो किरणें सबसे पहले कहाँ जाएगी? धौलपुर में। तो सूर्योदय सबसे पहले हो रहा है कहाँ? धौलपुर में। किरणें सबसे बाद में कहाँ जाएगी? जैसलमेर में। तो सूर्योदय सबसे बाद में कहाँ हो रहा है? जैसलमेर में। अब यहां पर अगर अस्त इधर हो रहा है तो किधर? पश्चिम की दिशा में होगा। तो सूर्यास्त जो है जो सबसे पहले कहाँ होगा? फिर आपके धौलपुर जिले में होगा और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा? जैसलमेर जिले में होगा साथियों। तो मतलब अगर चीजों को इस प्रकार से याद रखोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ विशेष तथ्यों पर। मित्रों, अब हम राजस्थान की स्थिति के बारे में देखेंगे। राजस्थान का जो विस्तार है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का विस्तार है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है कि भाई जो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश है वो कितना है? तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतर विस्तार पूछे तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये आपके देशांतर विस्तार है किसका? राजस्थान का। और अगर हम ये उत्तरी अक्षांश से और पूर्वी देशांतर इन दोनों में अंतर देखें तो दोनों अक्षांशों के मध्य मित्रों 60 डिग्री 09 का अंतर है। दोनों अक्षांशों के मध्य कितना अंतर है? 60 डिग्री 09। जबकि देशांतरों के मध्य अगर हम अंतर देखें तो इनमें अंतर है 8 डिग्री 47 का। अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है। और मित्रों एक और चीज है, आप यहाँ पर देखिएगा, जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। कर्क रेखा जो है राजस्थान में सर्वाधिक जो है जिस जिले से गुजरती है, लंबाई जिस जिले में सर्वाधिक कर्क रेखा की है वो जिला है आपके बांसवाड़ा जिला। बात करेंगे राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक बांसवाड़ा जिला है तथा कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई बांसवाड़ा जिले में है। इस कारण यहाँ सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है, जबकि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर श्री गंगानगर जिला है। इस कारण सूर्य की सबसे तिरछी किरणें यहाँ पड़ती है। तो देखो ये जो आपके पॉइंट है, इस पॉइंट को दो चीजों में समझना। ये मान लीजिए ये है आपके कौन सा जिला? बांसवाड़ा जिला, और ये है आपके श्री गंगानगर जिला। अब कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है? बांसवाड़ा जिले में होकर गुजर रही है। तो सर्वाधिक नजदीक जिला जो है कर्क रेखा के वो कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है। और कर्क रेखा की लंबाई भी सर्वाधिक किस जिले से? बांसवाड़ा जिले से। इस वजह से सूर्य की सीधे किरणें कौन से जिले पे पड़ती है? आपके बांसवाड़ा जिले पे। जबकि इसके अपोजिट साइड उत्तर की तरफ सबसे लास्ट में जिला कौन सा पड़ता है? श्री गंगानगर। तो साथियों इस वजह से सूरज की जो सबसे तिरछी किरणें पड़ती है वो पड़ती है आपके कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में। तो प्रश्न पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि राजस्थान में किस जिले के सर्वाधिक नजदीक से कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से। राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें कौन से जिले पर पड़ती है? तो आंसर होगा बांसवाड़ा जिला। राजस्थान में सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कौन से जिले पर पड़ती है? तो आंसर होगा श्री गंगानगर जिला। क्लियर है यहां तक सभी के? आगे हम बात करेंगे साथियों राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई के बारे में। तो भाई राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है ओनली 26 किलोमीटर ही है। ये भी पूछा जा सकता है कितनी है? मात्र 26 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में। कौन सी रेखा की? कर्क रेखा की। मित्रों आगे हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जो सीमा है पाकिस्तान से
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है कितने किलोमीटर की? 1070 किलोमीटर की। और ये जो सीमा बनाती है, इस सीमा को क्या कहा जाता है? इसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा का मतलब क्या हुआ? जो सीमा राजस्थान की पाकिस्तान से टच होती है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसी को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। और पहले ये जो रेड क्लिफ रेखा थी, ये जो 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपके 4 जिलों से थी। लेकिन वर्तमान में कितने जिले पाकिस्तान से टच हो रहे हैं? 6 जिले टच हो रहे हैं। कौन कौन से 2 नए जिले बड़े हैं? एक तो आपके अनूपगढ़ जिला नया बड़ा है और एक आपके बड़ा है फलोदी जिला। ये दोनों जिले भी पाकिस्तान के साथ वर्तमान में सीमा बनाते हैं। बाकी पहले के जो 4 जिले थे वो तो है ही है। नोट करके आगे लिखा है साथियों, पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक नजदीक मुख्यालय अनूपगढ़ का है, जबकि पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। समझो बात को। पहले जब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे कि पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक नजदीक जो मुख्यालय है, जो जिला मुख्यालय है, पहले हम पढ़ते थे गंगानगर। लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के नजदीक, पाकिस्तान की सीमा के नजदीक जो सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है, अब आपको गंगानगर याद नहीं रखना है, अब आपको याद रखना है अनूपगढ़। और सर्वाधिक दूरी पर जिला मुख्यालय पूछे तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? बीकानेर रहेगा साथियों। आगे बात करेंगे हम अन्य राज्यों से लगने वाली सीमा। देखो, राजस्थान की एक तो देश से सीमा लगती है और 5 राज्यों से सीमा लगती है। देश कौन सा है? आपके देश पड़ता है भाई पाकिस्तान, जिससे सीमा लगती है 1070 किलोमीटर। इधर आपके जो गुजरात है, गुजरात से राजस्थान की सीमा लगती है कितनी? 1022 किलोमीटर। इसके बाद में आपके मध्य प्रदेश आ जाता है साथियों। मध्य प्रदेश से सीमा लगती है कितनी? 1600 किलोमीटर। इसके बाद आपके उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है कितनी? 877 किलोमीटर। फिर आपके आ जाता है हरियाणा, हरियाणा से 1262 किलोमीटर। और एक और राज्य आता है आपके पंजाब, जिसकी सीमा लगती है कितनी? 89 किलोमीटर। ये 5 राज्य जो है राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और देश कौन सा है? पाकिस्तान, जो आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है 1070 किलोमीटर की। तो मित्रों, ये भी आपको याद रखना है, जैसे अन्य राज्यों से जो राजस्थान की जो सीमा टच हो रही है, तो सबसे कम सीमा टच किससे हो रही है? पंजाब से। कितने किलोमीटर? ओनली 89 किलोमीटर ही सीमा टच हो रही है राजस्थान की पंजाब से। और सबसे ज्यादा जिससे टच हो रही है सीमा, वो है आपके मध्य प्रदेश। 1600 किलोमीटर की सीमा टच हो रही है राजस्थान की। कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश से। तो न्यूनतम और सर्वाधिक याद रखना है। न्यूनतम किससे? पंजाब से। सर्वाधिक किससे? आपके मध्य प्रदेश से। न्यूनतम कितनी है? 89 किलोमीटर। और सर्वाधिक कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो ये 5 राज्य के साथ में मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहित सारी चीजें, जो आसपास के जो राज्य है भाई कितने किलोमीटर टच हो रहे हैं, ये आंकड़े आपको बिल्कुल क्लियरली बताए हैं। आगे हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में मतलब राजस्थान का जो भौगोलिक विस्तार है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, राजस्थान को सामान्यतः 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। हालांकि एक नाम आता है प्रोफेसर वीसी मिश्रा का। इन्होंने तो राजस्थान को जलवायु वगैरह उच्चावच के आधार पर 7 भागों में बांटा है, किंतु नॉर्मली 4 भागों में राजस्थान को बांटा जाता है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? आपने नाम सुन रखे होंगे। एक तो आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, एक आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश है, एक आपके पूर्वी मैदानी भाग है, और एक आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। मुख्य रूप से राजस्थान को इन 4 भागों में वर्गीकृत कर रखा है। यहाँ पर देखिएगा मैप को, मैप के माध्यम से समझेंगे। देखो, यहां से लेकर के ये जो मैंने लाइन खींची है, ये आपके है
उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फिर आपके ये है अरावली प्रदेश, ये देखिएगा ये आपके अरावली आ गई। यहाँ से फिर इसके बाद में ये आपके आ गया पूर्वी मैदान, और ये जो इतना सा ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये है आपके हाड़ौती का पठार। तो मुख्य रूप से राजस्थान को 4 भागों में बांट रखा है। अब आप कहोगे कि सर देखो एक लाइन बीच में भी यहाँ पे खींच रही है, तो ये कौन सी लाइन है? तो भाई ये जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल थार का जो मरुस्थल है, इसको भी 2 भागों में बांट रखा है। एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। पहले हम थार के मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे, फिर शुष्क मरुस्थल को देखेंगे, फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल को देखेंगे, फिर आपके अरावली के मैदान, अरावली का मैदान क्या सॉरी अरावली पर्वतमाला को देखेंगे, पूर्वी मैदान को देखेंगे, और फिर आपके हाड़ौती का जो पठार है बिल्कुल इसको भी हम देखने वाले हैं। तो एक एक चीजों को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। बिल्कुल पूरा कोर्स करवाया जाएगा आपको यहाँ पर, इसलिए रेगुलरली यदि आप वीडियो को देखना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, तो रेगुलरली आपको वीडियो को अटेंड करना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मरुस्थलीय प्रदेश को। और ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और एक है आपके कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इन दोनों को देखने से पहले थोड़ी जानकारी एक बार इस मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ देखिएगा, सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसी को थार का मरुस्थल कहा जाता है और इसी को रुक्ष क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो रुक्ष क्षेत्र के दो, या थार का मरुस्थल के दो, या मरुस्थलीय प्रदेश के दो, या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के दो। अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही नाम है। कौन सा वाला? सबसे पहले ये वाला भाग पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, ये वाला भाग थार का मरुस्थल। तो देखो इसके बारे में अगर हम बात करें तो साथियों ये जो थार का मरुस्थल है ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पर टेथिस सागर था और बाद में ये रेगिस्तान में, ये जगह जो है ये रेगिस्तान में परिवर्तित हो गई। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? थार के मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और मित्रों राज्य का ये सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भाई हमने 4 भागों में राजस्थान को बांटा है ना, तो इन 4 भागों में सबसे बड़ा जो भाग है वो आपके कौन सा है? थार का मरुस्थल। जलवायु की बात करेंगे यहाँ पर कि जो थार का मरुस्थल है इसकी जलवायु कैसी है। तो थार के मरुस्थल की जो जलवायु है वो 2 प्रकार की है। एक तो शुष्क जलवायु, शुष्क मतलब बिल्कुल सूखी हुई, और एक है आपके अर्ध शुष्क जलवायु। ये दोनों प्रकार की जलवायु किसकी है? थार के मरुस्थल की। मिट्टी की बात करेंगे, रेगिस्तान है साथियों, तो बिल्कुल रेतीली ही मिट्टी पाई जाएगी, और इस रेतीली मिट्टी को ही बलुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बलुई मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। थार के मरुस्थल की आगे हम बात करेंगे तो थार का मरुस्थल जो है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 2/3 है। कितना? 2/3। अगर पूरे राजस्थान को यहाँ पर 3 भागों में विभाजित करें तो 2/3 मतलब लगभग यूं मान के चलिए आप 60-65% के आसपास तो आपके थार का मरुस्थल है। यही क्षेत्रफल, इसका ही क्षेत्रफल लगभग 60-65% है। मित्रों थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है। एग्जैक्टली याद रखना है आपको, 60-65 याद नहीं रखना है, एग्जैक्टली याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो कुल जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, उस कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग तो थार का मरुस्थल है। इसी वजह से तो यहाँ पर ये जो अपना राज्य है ना राजस्थान, रेगिस्तान इसको क्यों कहा जाता है कि अरे राजस्थान वहां तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। क्यों? क्योंकि 61.11% भाग पर तो मरुस्थल ही है, इसी वजह से इसको रेगिस्तान कहते हैं साथियों। थार के मरुस्थल में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। देखो कुल क्षेत्रफल का तो 61.11%, लेकिन जनसंख्या निवास करती है 40%। ऐसा क्यों है? क्योंकि मित्रों आपने देखा होगा मरुस्थल है तो वहां पे पानी की कमी भी रहेगी। पानी की कमी के साथ में
जो मिट्टी भी उतनी उपजाऊ नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें होते हुए जनसंख्या भी जो है वो कम निवास करती है वहां पर थार के मरुस्थल में। हालांकि पूरे मरुस्थल की बात नहीं, मुख्य रूप से तो आपके जैसलमेर जिला जो है वो मुख्य रूप से आता है, बाकी और जगह तो ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन वहाँ थोड़ी ज़्यादा ही डाउन स्थिति है। थार के मरुस्थल में राजस्थान की कुल जनसंख्या का यहाँ 40% जनसंख्या है जो निवास करती है। इसके अलावा थार के मरुस्थल में शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु एवं रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। इसके बारे में तो हमने पहले देख लिया था। यहाँ रेत के विशाल लहरदार टीले या फिर आप इनको धोरे भी कह सकते हो। यहाँ जो लहरदार टीले हैं इनको कहा जाता है धोरे। देखा होगा आपने कई फिल्मों में गानों की जो शूटिंग है वो भी थार के मरुस्थल में होती है, जहाँ पर टीले लहरदार टीले दिखाए जाते हैं पिक्चरों में। तो मित्रों ये चीजें आपके थार के मरुस्थल में ही पाई जाती है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी एवं जनघनत्व वाला मरुस्थल है। अब देखो यहाँ 61.11% तो क्षेत्रफल है, जनसंख्या निवास करती है 40%। फिर भी विश्व का, भारत का ही नहीं विश्व का सर्वाधिक आबादी एवं जनघनत्व वाला मरुस्थल है, क्योंकि और दूसरी जगह जो मरुस्थल है ना वहाँ इतने लोग निवास नहीं करते जहाँ यहाँ जो लोग निवास करते हैं उतने कहीं पूरे विश्व में मरुस्थल में लोग निवास नहीं करते हैं। एक अनुपातिक दृष्टि से देखे तब, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर देखना पड़ेगा आपको। मित्रों थार का मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल भी है। तो यहाँ से देखो हर जगह से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। तैयारी अगर अभी से शुरू करोगे तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। प्रश्नों को याद करना पड़ेगा, चीजों को पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को उन चीजों में खपाना पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा यदि गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो साथियों क्या क्या याद रखना है। प्रश्न पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, तो आंसर रहेगा थार का मरुस्थल। सर्वाधिक आबादी एवं जनघनत्व वाला मरुस्थल विश्व में कौन सा है, आंसर रहेगा थार का मरुस्थल। क्लियर है यहाँ पर सभी के। अब देखो जो थार का जो मरुस्थल है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में भी पढ़ेंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके पहले हम दो तीन चीजें और यहाँ पर मैं आपको यहाँ मैप के माध्यम से बता दूं कि जैसे यहाँ ये आपका जो मैप है तो साथियों ये तो आपके शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है भाई, ये वाला पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इधर आपके यहाँ से लेकर के ये देखिएगा ये है आपके अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो पहले शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, फिर अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बिल्कुल डिटेल से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कल की क्लास में। तो निश्चित रूप से यदि आप तैयारी कर रहे हो तो रेगुलर वीडियो देखिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। निश्चित रूप से उन सवालों का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। साथियों मिलेंगे कल अगले वीडियो में।